परिपथ की तरह है। जैसे ही हमारे पास एक ऐसे हमने एक तार जोड़ा और ये रेजिस्टेंस जोड़ा और ये यदि मैंने शॉर्ट कर दिया तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया है, इसमें बह ही नहीं सकती। इसके ऊपर तो हमने सवाल किया कल टोटल 4, इसी लॉजिक में किए थे। हाँ, ये होता कि इधर 10 ओम होता और इधर 1 ओम होता तो यहां धारा अधिक होती और यहां धारा कम होती, क्योंकि कम प्रतिरोध होता तो धारा क्या होगी, ज्यादा। ज्यादा प्रतिरोध होता धारा क्या होगी, कम। जब यहां पर है ही नहीं प्रतिरोध तो धारा तो होगी मैक्सिमम। धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम का मतलब सारी की सारी धारा किधर चली गई, इधर। अब इसमें धारा जाएगी क्या, नहीं। फिर मैंने एक उदाहरण देके भी कराया, मैंने कहा ये 10 है, ये 0 है, तो बताओ करो 10 गुणा 0 बटा 10 प्लस 0 बराबर भी क्या है 0। ये कैलकुलेशन से भी बताया मैंने, वही मामला है, सेम डिटो। और कोई सवाल? 11 नंबर क्या है सवाल है? हाँ, ये मैंने आपको दिए थे वही ना। हाँ, वो मैं करवा देता हूँ। एक तो जो भी 11 नंबर पे है वो दिया था, एक 20 नंबर पे वो दिया था ना। 2 सवाल मैंने दिए थे आपको, 19 सवाल का दिया था, वो तो तुरंत ही हो गया। वो मतलब दिया था वो तो हो ही गया तुरंत ही। अच्छा सवाल तो मैंने जो लास्ट वाले दिए थे 2, ठीक है, ओके। अब हम इन दोनों सवालों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 20 नंबर वाले को सोल्व करते हैं, 4 है ना। उसके बाद हम 11 नंबर वाले को सोल्व करते हैं, ओके। 20 नंबर वाला सवाल आपको कहता है, जो आपको कल क्वेश्चन था 20 नंबर का, उसमें आपको यह कहता है समान मान के 3 प्रतिरोध। ये कह रहा है कि नहीं कह रहा है? 20 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 20 नंबर क्वेश्चन देखो भाई ध्यान से, समान मान के 3 प्रतिरोध से कुल कितने प्रकार के संयोजन बनेंगे। कुल कितने प्रकार से संयोजन बनेंगे। कल आ गई आपकी वैकेंसी, देखो बहुत फास्ट प्रेशर चल रहा है। खबर आने के बाद में भर्ती बहुत जल्दी आई, हमें लगा खबर आने के बाद भर्ती आने दे ले, फॉर्म तो अगस्त से भरेंगे लेकिन भर्ती जल्दी आई। अभी मान के चलो अक्टूबर में एग्जाम है, ये लास्ट मान के चलो भाई, अक्टूबर के बाद का तो मानना भी मत। अक्टूबर का मान लेना, मैंने ये भी बताया यदि अक्टूबर में हो जाए तो हम अक्टूबर का मान के चल रहे उस हिसाब से चीजें हो जाएगी। यदि बाई दी 15-20 दिन लेट हो जाए तो नुकसान क्या होगा, हम आराम से प्रैक्टिस करके टेस्ट देके अपना लेवल बढ़ाएंगे। लेकिन हम यदि नवंबर का माने अक्टूबर का एग्जाम हो गया तो नुकसान ही नुकसान है। अक्टूबर का माने अक्टूबर का एग्जाम हो तो कोई नुकसान नहीं है, तो अक्टूबर का फर्स्ट वीक का मान के चलना है। और इस प्रोसेस के अंदर मामला ये है कि आपको संडे की छुट्टी अब नहीं रहेगी, और संडे छुट्टियां चाहिए भी तो नहीं, आपको क्यों चाहिए संडे, क्या करोगे संडे का, अपन ऐसे ही पढ़ते रहेंगे थोड़ा कंटिन्यू और लगातार रूप से, ताकि थोड़ा टाइम से चीजें कवर हो जाए। शुरुआत कवर होनी जरूरी है, उसके बाद हो जाता है सब। समान मान के 3 प्रतिरोध कुल कितने प्रकार के संयोजन से बनेंगे, सवाल इतना ही है, ठीक है। समान मान के 3 प्रतिरोध है तो एक जैसे मान लो आर मान का है, दूसरा भी क्या है आर, तीसरा भी क्या है आर। बताओ एक तो कनेक्शन कैसा हो गया भाई, श्रेणी क्रम, ठीक है। एक आप क्योंकि सर इसको कनेक्शन ऐसे कर दो समांतर में, ये आप क्या कर दोगे भाई समांतर में, दूसरा ये कर दोगे। तीसरा आप कहोगे कि सर दो को तो कर दो समांतर में, फिर इनके साथ तीसरा जोड़ दो श्रेणी में, क्योंकि सभी तो सेम मान के थे, ठीक है। और चौथा आप कहेंगे कि सर दो तो कर दो श्रेणी में, फिर एक जोड़ दो इनके समांतर में। इसके अलावा कोई तरीका है कि आपके पास, चेक कर लो, है तो आप डायग्राम बना के दिखो भाई। मैंने के कुल कितने प्रकार से संयोजन बनेंगे, तो मैंने बताया इसका उत्तर कितना है भाई, 4 प्रकार। कितने प्रकार से बनेंगे, 4 प्रकार से। कब बनेंगे, जब समान मान के 3 प्रतिरोध है। क्या भाई, मान समान मान के टोटल कितने प्रकार से कनेक्शन बनेंगे, 4 प्रकार से, क्योंकि सभी का मान बराबर है, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है। इस 4 के अलावा कोई 5 तरीका बनता है तो आप बना के दिखाओ कॉपी में, ऐसा बन रहा है, बन रहा है कोई नहीं, 4 ही बन रहे हैं। ये तो सबसे हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लिख लेना। अभी मैं अगला बताऊंगा तो उसमें 8 प्रकार होगा, ऐसे मान, वो भी मैं आराम से बना के दिखा दूं। लॉजिक यही है, एक श्रेणी बनेगा, एक समांतर बनेगा, इसके 3 कनेक्शन बनेंगे। एक बार इधर R1 आएगा, एक बार R2 आएगा, एक बार R3। इसके भी 3 बनेंगे, एक बार R1 आएगा, एक बार R2 आएगा, एक बार 3 3 6 7 8। होगा कि नहीं होगा? नहीं, ज्यादा नहीं दे सकता। ज्यादा देना उसको भी पता है कि यहाँ फैक्टोरियल रूल लगने लग जाता है, और वो बनाना बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल सा लगता है। हाँ, बनते नहीं है ना, ठीक है ना, उसमें बहुत ज्यादा केस बनता है। कभी भी कोई एग्जाम वाला उतना ही देता है, जैसे मैंने आपको कल सारे एग्जाम के सवाल कराए, सारे अच्छे सवाल थे। मैंने आपकी भले रामायण बुक में से देखना ढूंढ ढूंढ के अच्छे सवाल है, लेकिन उस सवाल को करने का तरीका होता है। किसी भी सवाल में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लॉजिक पकड़ना होता है। तो ये वही कह रहा है कि लॉजिक पकड़ना है। अब ये क्या है कि ये जो सवाल है मैनुअली करना पड़ता है, मैनुअली बहुत लंबा टाइम खींचता है। जब 4 का दे दिया तो बस में भी नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। 4 का देने पर कंट्रोल में क्या, कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल से बाहर चला जाता है। तो फिर वो ऐसा सवाल क्यों देंगे, वो देंगे नहीं। वो सवाल हमेशा, और ऐसा सवाल 4 का 5 का 6 का दे दे तो सभी छोड़ खाएंगे, जो करेगा वो 5 सवाल दूसरे छोड़ेगा, ऐसा कभी नहीं देता। परीक्षा वाला हमेशा वैसा सवाल देता है जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट या लॉजिक लगे सीधा हो जाए, और ऐसे मैंने सारे सवाल ये करा, यही लॉजिक होता है। एक आपका कौन सा था, 11 नंबर ना,
असमान मान के तीन प्रतिरोध की सहायता से कुल कितने संयोजन बना सकते हैं या बना सकते हैं। दूसरा सवाल ये है, ठीक है भाई। दूसरा सवाल इसमें यह है मामला कि आपको इन्होंने असमान मान के बोला है। जैसे आपको परीक्षा में दिया 1 ओम 2 ओम और 3 ओम, इसका मतलब क्या है? असमान मान, समान तो नहीं है ना वो। अब आप कहेंगे एक तो हमारे पास श्रेणी है, एक तो हमारे पास क्या है? श्रेणी। तो ये तो R1 हो गया, ये R2 हो गया और ये R3। एक हमारे पास है समांतर, एक हो गया R1, दूसरा हो गया R2, तीसरा हो गया R3। अगला हमारे पास है दो श्रेणी में है और एक है समांतर में। जैसे मान लो एक है R1, दूसरा है R2 और तीसरा क्या है भाई? R3। ठीक है। अब देखो इसका और केस, ये तो सेम है, इसके तीन केस बनेंगे आपके। तो ये है R1, ये है R3, ये क्या हो गया? R2, ये है R2, ये है R3, ये है R1। क्योंकि सब मान अलग अलग है तो तीन अलग अलग कनेक्शन हो गए ना भाई। इसी प्रकार आप ये करेंगे, ये है R1, ये है R2, ये है R3, ये है R2, ये है R1, ये है R3, ये है हमारे पास R3, ये है हमारे पास R1 और ये है R2। तो टोटल कितने कनेक्शन हो गए? 8। 9 बन ही नहीं सकता, ये मामला है। तो आपको सवाल, ये तो सवाल मैंने दिया वो है, आपने खुद ने कोई सवाल दूसरा नहीं किया क्या जिसमें डाउट आया हो? खुद से भी तो कोशिश करो। अब चलो एक दो दिन में पूरा प्रतिरोध ही खत्म हो जाए फिर तो कोशिश करोगे ही करोगे। क्योंकि एक बात ध्यान रखना भाई, मैंने काफी सारे सवाल करे, कल भी, आज भी मैं काफी सारे सवाल करूंगा, लेकिन वो कथन वही चलेगा, खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। जब तक आप खुद से सवाल करना शुरू नहीं करोगे तो वो लेवल नहीं आएगा। मेरा जिम्मेदारी है कि आप जो सवाल करते हो उसमें डाउट्स आता है उसका सोल्यूशन कराऊं, लेकिन उससे ज्यादा आपकी भी तो जिम्मेदारी है, सवाल करो पहले, डाउट तो तब आएंगे, नहीं तो मैं किसका डाउट करूंगा। और जिसने जैसे डाउट पूछने लगे ना तो आपका लेवल बढ़ जाएगा, और जरूरी है एग्जाम में लेवल बढ़ाना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं चार पांच आसान आसान सवाल आपको लिख के देता हूं, आप उसके आंसर बताना भाई। एक संभव त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध 3 ओम है, तो किन्हीं दो कर्मागत कोनों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। करो भाई। अपने पास जुलाई महीने में पूरा टारगेट एक ही चीज पर टिका हुआ है कि आपके मॉड्यूल फर्स्ट पक्का हो जाए। मॉड्यूल फर्स्ट पक्का हो जाएगा, उसके बाद क्लासें बढ़ भी सकती है, उसके बाद क्लासें बढ़ने पर खतरा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा। ये रियलिटी, क्योंकि एग्जाम नजदीक होगा तो क्लासें बढ़ेगी और तो कौन बढ़ेगा? सिलेबस उतना ही है, लेकिन तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक मॉड्यूल फर्स्ट पूरा नहीं होता। और मॉड्यूल फर्स्ट है बेसिक, बेसिक में एक भी नंबर नहीं करना चाहिए, जरूरी बात है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध 3 ओम है, तो दो कर्मागत कोनों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। हाँ जी हाँ, वो आज रिकॉर्डेड बैच आज जुड़ जाएगा उसमें, ठीक है ना। रिकॉर्डेड बैच का कोई टेंशन नहीं, आज जुड़ जाएगा, जो नहीं जोड़ा गया था तो उस लाइव बैच के साथ में। जिसको जो टॉपिक पहले पढ़ना है वो पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा का प्रतिरोध 3 ओम है, तो किन्हीं दो कर्मागत कोणों के बीच प्रतिरोध क्या करो भाई, ज्ञात करो। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो। कि ये समबाहु त्रिभुज का बताया है, समबाहु त्रिभुज तो यही होता है। आप समबाहु त्रिभुज ही बनाएंगे। ये भी कितने ओम का है भाई, 3 ओम का। ये भी कितने ओम का है, 3 ओम का। और ये भी कितने ओम का है, 3 ओम का। ये हमारे पास दो कर्मागत कोण है, कोई सा भी ले लो, ये ए और ये बी, लगातार कोण है, यही है, ले लिया। इन दोनों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो आप बताओ, इस 3 के बाद अगला 3 आता, तो ये श्रेणी में है कि समांतर में? श्रेणी में, क्योंकि बीच में और कोई तार जा रहा है क्या, नहीं। श्रेणी में तो 3 और 3 कितने हो जाएंगे भाई, 6। तो आप कहेंगे कुल मिला के हमारे पास ये बन गया, नीचे वाला तो 3 ओम है ही, ऊपर वाला 3 और 3 क्या हो गया भाई, 6 हो गया। और ऊपर वाला 6 हो गया, तो ये रहा 6। 3 और 6 कौन से क्रम में है भाई, समांतर में। समांतर में तो आप निकाल सकते हैं ना कुल प्रतिरोध का मान। तो आप क्या लिखेंगे भाई, 3 गुणा 6 बटा 3 प्लस 6, 6 18, 18 बटा 9 बराबर क्या आएगा, 2। कितना उत्तर आएगा, 2। इसी प्रकार उसका भी कर लो, कर लो आप खुद ही, कर लिया, करो करो, ट्राई करो, खुद से करो, है। हो सकता है पॉइंट भी चौथा मुझे नहीं पता है, कोई बात, उसका भी आप ट्राई करो, जिन्होंने नहीं किया वो खुद से कोशिश करो। और देखो मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं पहला चैप्टर मैंने लिया प्रतिरोध है, दूसरा चैप्टर लिया डीसी थ्योरी है, और दोनों को ढंग से पढ़ोगे तो आपका न्यूमेरिकल करने की और पर्सन करने की क्षमताएं जाग जाएगी। क्षमताएं जागनी बहुत ज्यादा जरूरी है। 2.25। एक बार की प्रत्येक भुजा प्रतिरोध 3 ओम है, तो दो कर्मागत कोणों के बीच प्रतिरोध ज्ञात करो। 2.25 आया, बाकी भी ट्राई करो अपनी तरफ से। ये ठीक है। सबसे पहले वर्ग है, वर्ग में भुजा कितना होती है भाई, 4। और वर्ग में प्रत्येक भुजा का मान क्या होता है, बराबर। ठीक है, और प्रत्येक का मान बराबर है, तो क्या लिखोगे भाई आप, इधर क्या लिखोगे, 3 ओम, इधर भी क्या लिखोगे, 3, इधर भी क्या लिखोगे, 3, और इधर भी लिखोगे 3। फिर इन्होंने क्या कहा, कोई भी दो कर्मागत भुजा ले लो, चाहे तो ये और ये लो दो कर्मागत, या ये और ये लो, या ये और ये लो, कोई सी भी लो, दो लगातार बढ़ लो, आमने सामने बढ़नी रहनी है। तो एक तो ये हो गई भुजा ए, तो दूसरी भुजा ये हो गई बी, ये कर्मागत है। अब ये कर्मागत तो है, तो आप मुझे बताओ, ये 3 और ये 3 और ये 3 कौन से क्रम में है भाई, श्रेणी में। तो 3 3 6 3 कितने हो गए भाई, 9। तो आप कहेंगे भाई नीचे वाला तो आपके पास है 3 ओम, ये तो 3 का 3 ही है। ठीक है, ये 3 3 6 3 कितने हो गए भाई, 9। श्रेणी में जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो ये क्या हो गए, 9। और 3 और 9 कौन से क्रम में हो गए, तो आप कहेंगे समांतर में हो गए। तो आप इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, R1 गुणा R2 अपॉन R1 प्लस R2। 9 प्लस 3 हो गया, 9 प्लस 3 कितने होते हैं भाई, 12। तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा भाई, 4 बार। 9 में 4 का भाग दिया तो 2.25 आया भाई, कितना आएगा, 2.25। क्योंकि 9 में 4 का भाग दिया, तो आपके पास 4.5 में 2 का भाग गया, 4.5 2 के पास सवा 2 हो गए, सवा 2 का दुगुना 4.5, 4.5 का दुगुना 9। कर लो नोट। ये जनरल सवाल है जो पहले भी पूछे हुए हैं भाषा के आधार पर। हो गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आगे समझ में। ठीक है, अब आता है हमारे पास अगला। अगला होता है क्वेश्चन, एक चालक तार का प्रतिरोध 6 ओम है, इसे वर्ताकार मोड़कर व्यास के दोनों सिरों के बीच प्रतिरोध क्या होगा।
1.5 से 1.5 आया है, जो भी आया एक ही बात है। बाकी भी ट्राई करो भाई। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले सिंपल करना है कि हमारे पास एक चालक तार है यहाँ से, और चालक तार ऐसा है कि भाई पूरी लंबाई का एक हमारे पास क्या है, चालक तार है। और कितने ओम का प्रतिरोध है भाई, 3 ओम का, चल 6 ओम का। कितना ओम का प्रतिरोध है, 6 ओम का। ठीक। जैसे ही मैं इसको वर्ताकार बढ़ाऊंगा, तो इसका मतलब तो ये हुआ यहाँ से शुरू हुआ और यहीं आके खत्म होगा कि नहीं होगा भाई, तभी तो वर्त बनेगा। अब जब वर्त बनेगा तो हम जानते हैं कि आधी भुजाएं तो ऊपर रहेगी, भुजा की लंबाई मतलब जो तार है उसकी आधी लंबाई तो ऊपर रहेगी, आधी लंबाई कहाँ रहेगी, नीचे। ठीक है। अब आधी लंबाई ऊपर रहेगी, आधी लंबाई नीचे रहेगी। पूरी लंबाई का प्रतिरोध कितना ओम है, 6 ओम। तो आधी लंबाई का प्रतिरोध कितना आएगा भाई, ऊपर 3। और आधी लंबाई नीचे रहेगी तो उसका प्रतिरोध कितना है भाई, 3। आधी लंबाई ऊपर उसका प्रतिरोध कितना है, 3। आधी लंबाई नीचे उसका भी प्रतिरोध कितना है, 3। ठीक है। ओके। अब देखो 3 और 3 कौन से क्रम में है, समांतर में। समांतर में है तो बताइए कुल प्रतिरोध कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3/2। समान मान के दो प्रतिरोध है तो क्या रहेगा, R/N होता है। 3/2 कितना आ जाता है, 1.5। हो गया, हो रहा कि नहीं हो रहा है। ठीक है भाई। ओके। अब आता है अगला एक और सवाल। एक सवाल है जो ऐसा, ये हमारे पास है 2 ओम, ये है 3 ओम, और ये है 6 ओम। ठीक है। इसमें ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। ठीक है। तो आपका मेरे से सवाल मतलब यही है कि आर ए बी का मान बताइए क्या होगा, आर ए बी का मान क्या होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। तो आर ए बी का मान क्या होगा। हो गया भाई, दोनों को तरह गए, क्या क्या है? हाँ, उसका 1.2।
इसका 1 ओम क्यों आया? क्योंकि तीनों समांतर में। हाँ समांतर, तो वो तीनों क्या है? तो उसका भी तो एक ही आना चाहिए, 1.2 क्यों आया? एक भी आ रहा है, 1.2 भी आ रहा है, किसी भी पर्सन का टेक्निकल उत्तर दो नहीं होंगे। या तो ये होगा या वो। नहीं नहीं, दोनों सेम ही है, दोनों समांतर में है। मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ। देखो, ये केवल बनाने का तरीका में फर्क है। आप बताओ, इन दोनों के बीच में कोई प्रतिरोध है क्या? जब इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई प्रतिरोध नहीं है तो ये तो सेम बिंदु कहलाता है। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच प्रतिरोध है क्या कोई? नहीं, तो ये बिंदु भी क्या कहलाएगा? सेम। जब आप इसे सेम बिंदु कहेंगे तो ये बिंदु आपके पास है, बीच में कितना ओम है भाई? 3 ओम। ठीक है, ये कितना ओम है भाई? 3 ओम। अब ये ऊपर वाला कितना ओम है? 2। कितना ओम है? ये लो भाई, 2 ओम। ऊपर वाला कितनी, नीचे वाला कितना ओम है? 6 ओम। बताइए, आप मुझे बताओ, ये कौन से क्रम में है? समांतर में। हो जाएगा सोल्व। एक तो तरीका है 6 और 3 समांतर में, तो 6 × 3 = 6 + 3 बराबर कितना है? 2। फिर 2 और 2 समांतर में कितना हो गया? 1। और या फिर पूरा तीनों का निकाल लो। तीनों का निकालोगे तो 1/r(t) बराबर क्या आएगा? 1/2 + 1/3 + 1/6। तो 1/r(t) बराबर क्या आएगा भाई? तो आप कहेंगे ये आएगा हमारे पास 6। तो ये आ जाएगा 3, 2 और 1, 3 तो 5, 6/6। 6/6 क्या है? 1। यानी r(t) बराबर क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, एक तो वो मामला है। अब दूसरा इस केस में क्या है कि ये बिंदु हमारे पास क्या कहला रहा है? ए। क्या कहला रहा है? ए। और यहां से लेके यहां तक कोई प्रतिरोध है क्या? जब प्रतिरोध नहीं है बीच में, यहां तक ऊपर वाली लाइन में नहीं है, तो ये बिंदु भी तो सेम ही कहलाएगा। जब दो बिंदुओं के बीच प्रतिरोध नहीं होता, नोड तो सेम ही होता है। तो ये ए है तो ये भी तो ए ही है, क्योंकि यहां पर बीच में कोई प्रतिरोध नहीं है। ये हमारे पास बिंदु बी है, तो ये बिंदु भी तो बी है। ये बिंदु भी क्या है? बी। अब आप मुझे बताओ, ए और बी के बीच कितना प्रतिरोध है? बताइए। दो, ये 2 ओम किसके बीच है? ए और बी के बीच। 3 ओम किसके बीच है? यार बी और ए, मतलब ए और बी एक ही तो बात हुई। ठीक है, 6 ओम के किसके बीच में? बताओ कौन सा क्रम आया? समांतर है, तो बताइए कुल प्रतिरोध का मान कितना आएगा? सेम ही सवाल है, दोनों कोई परिवर्तन नहीं है कि नहीं? सेम है। आप ये समझना, जब आपके मॉड्यूल फर्स्ट में नंबर कटे तो आप समझ लेना आप फेल है। इस लेवल पे तैयारी रहनी चाहिए। मैं आपको रियल बताऊं कि मॉड्यूल फर्स्ट है जो बेसिक है, आपको चाहे कितना भी टाइम लगे, आपको मॉड्यूल फर्स्ट में नंबर नहीं करना चाहिए। मॉड्यूल फर्स्ट में नंबर कट गया तो मतलब फेल है। मॉड्यूल फर्स्ट में नंबर नहीं कटा तो इसका मतलब आगे जितने भी चैप्टर आप सारे समझ सकते हो, समझने की क्षमता यहीं से आएगी पूरी, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल यही है पूरा। इसमें नंबर किसी भी हालत में कटना नहीं चाहिए। इसमें प्री में कितने गुना पास करता है? 10 गुना। 10 गुना था ना? 10 गुना था, 15 गुना था? एलपी में। ओके ओके। हो गया भाई? ठीक है, अब आता अगला मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, श्रेणी समान। अच्छा, एक मैं आपको देता हूं। एक यदि घन है, उसके प्रत्येक किनारे का प्रतिरोध एक समान है, तो विकर्णवत कोनों के बीच प्रतिरोध कितना होगा? पहले मैं लिख लेता हूं थ्योरी, फिर बना देता हूं डायग्राम। एक घन के प्रत्येक किनारे का प्रतिरोध R है, तो विकर्णवत कोनों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका उत्तर सीधा याद ही कर लेना। कैलकुलेशन इसकी बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन ये जेई में आया हुआ है। उत्तर है 5/6R। और मैं आपको डायग्राम बना के दिखा दूं कैसे होता है। ठीक है, एक ये है, कलर चेंज कर देता हूं। ठीक है,
तो इसमें भी प्रतिरोध है ना। किनारे टोटल कितने होते हैं गन में? 12। ये 12 किनारों पर प्रतिरोध, ठीक है। अब जो सवाल पूछा है आपको, ये पूछा गया है कि एक तो इस कोने में ये ए, और विकेट में कौन सा कोना आएगा? ये कौन सा? बी। इनके बीच में हमारे पास प्रतिरोध क्या होगा? तो आप कहेंगे आर ए बी बराबर क्या आ जाएगा भाई? 5/6 आर। आर का मतलब जब प्रत्येक का मान कितना है? आर। जब सभी का मान 1 के ओम है तो 5/6 आ जाएगा। 2 है तो गुणा किसे कर दोगे? 2 से। 3 है तो गुणा किसे कर दोगे? 3 से। ये होता है गन का मामला। क्लियर? इसका सीधा याद रख लो 5/6 आर। बाकी मैंने कई बार फुर्सत में ये पूरा सोल्व करवाता भी हूँ, पहले कराया भी है, लेकिन उतना कोई मतलब तो निकलेगा नहीं। आपको सीधा याद तो भी 5/6 आर ही रखना है। तो गन के विकेट में कितना है भाई? 5/6 आर। कर लो नोट। अलग अलग मान हो नहीं पाएगा ना ये, कॉम्प्लिकेटेड तो वैसे सिंगल में भी है ये। आर आर को भी कैलकुलेशन करोगे तो एक पेज भरेगा भी इसलिए मैंने कहा सीधा लिख दो 5/6 आर। एक पेज भरने का मतलब तो है नहीं, सवाल आएगा सीधा लिख देना 5/6 आर। ठीक है। अब ये तो थे हमारे पास संयोजन के बेसिक बेसिक जितने प्रकार के सवाल होते हैं वो हमने सवाल देखे हैं कि संयोजन में किस किस प्रकार के सवाल होते हैं। अब आता है इसके आगे व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज भी तो कनेक्शन से संबंधित ही है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज को देखते हैं। नाम सुना आपने? हाँ, अभी पूरा समझ में भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज का पहला सवाल आता है, इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य होता है अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। हमें 4 प्रतिरोध होते हैं, कोई भी ब्रिज बनता है उसमें प्रतिरोध कितने होते हैं? 4। 4 में से 3 दिए हुए हैं और चौथे का मान ज्ञात करना है। तो अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात, ठीक है। अब देखो, ये ब्रिज होता है। इसमें ये जो है वो हमारे पास वेरिएबल रेजिस्टेंस है, परिवर्तित मान, यानी इसमें जाने वाली धारा को कम तथा ज्यादा करने के लिए। यहाँ पर एक है हमारे पास P, दूसरा है Q, तीसरा है R, चौथा है S। S हमारे पास क्या होता है? अज्ञात। S क्या होता है? S होता है हमारे पास अज्ञात प्रतिरोध, ठीक है। और R हमारे पास होता है परिवर्तित मान, क्योंकि आवश्यकता अनुसार इसको चेंज करेंगे ना, उस हिसाब से इसका मान ज्ञात करना, बैलेंस कंडीशन लानी पड़ेगी। और यहाँ पर इन दो टर्मिनल जो दिख रहे हैं इसके बीच लगा होता है गैल्वेनोमीटर। यह गैल्वेनोमीटर ऐसे लिख दो, यहाँ बीच में तीर का निशान कर दो सीधा सीधा, ये कर दो मैंने, ये जी। ये हमारे पास कौन सा भी? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का कार्य क्या है पहले तो ये देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर इसका कार्य क्या होता है भाई? धारा की उपस्थिति को दर्शाना। ये कह रहा है इसमें धारा बह रही है कि नहीं बह रही है? धारा बह रही है तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, कुछ पॉइंट से आगे पीछे होगा। और नहीं बह रही है तो बराबर सीधा सीधा खड़ा रहेगा। कौन सी पोजीशन रहेगा? जीरो। और जीरो पोजीशन इसमें यहां होती है। जीरो पोजीशन क्या होती है? बराबर बीचों बीच। तो ये क्या करता है? धारा की उपस्थिति को दर्शाना। धारा की उपस्थिति को दर्शाना। धारा की उपस्थिति दर्शाना कौन सा मीटर है भाई? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का धारा की उपस्थिति दर्शाना। या फिर आप कह दो माइक्रो एम्पियर में धारा का मापन भी करता है, बहुत कम एम्पियर होता है माइक्रो एम्पियर। यहां कहेंगे माइक्रो एम्पियर में धारा का मापन।
यानी बहुत छोटा मान का मापन किया जाता है। ठीक है। अब ये जो हमारे पास है कि इसमें धारा बहेगी कि नहीं बहेगी, यही हमारे पास बैलेंस कंडीशन के लिए होगा। और यदि इसमें धारा बहेगी तब हम इसका मान ज्ञात नहीं कर सकते, जब धारा नहीं बहेगी तभी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? बैलेंस कंडीशन। बैलेंस कंडीशन का मतलब है कि परिपथ किसमें है भाई? बैलेंस में। परिपथ का बैलेंस में होने का तात्पर्य क्या हुआ? तो आप कहेंगे परिपथ का बैलेंस होने का तात्पर्य है कि गैलोनोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाए? जीरो। जब गैलोमीटर में धारा जीरो है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन है? बैलेंस। और या फिर आप ये लिख दो कि P बटा Q लिख दो या R लिख दो। ये अनुपात कहते होते हैं, ये अनुपात को सेम ही बात होती है। P बटा Q बराबर क्या होता है? R बटा S। P बटा Q बराबर क्या हो गया? R बटा S। ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। इसका अर्थ ये क्या हुआ भाई? आमने सामने की भुजा का गुणा हमेशा क्या होना चाहिए? बराबर। यदि आमने सामने की भुजा का गुणा बराबर होगा, P गुणा S और Q गुणा R, ये आपस में बराबर होगा, तो कंडीशन क्या कहलाएगी? बैलेंस। और बैलेंस में बीच वाली में धारा नहीं जाएगी। जब बीच में किसी भी परिपथ में जिस ब्रांच में धारा नहीं बहती है उस ब्रांच को हटा दोगे? नहीं हटा दोगे? हटा दिया। हटाने के बाद में ये कौन से क्रम है? श्रेणी में। ये कौन से क्रम है? श्रेणी में। फिर आपस में कौन से में? समांतर में। सोल्व होगा कि नहीं होगा? और जैसे मैंने ये बीच में तार जोड़ा है तो श्रेणी समांतर कुछ बनी नहीं रहा। तो श्रेणी समांतर कब बनेगा? जब कंडीशन कौन सी है? बैलेंस। करो नोट है। हाँ। हो गया भाई? ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? धारा की उपस्थिति को दर्शाने का काम है। माइक्रो एम्पियर में धारा का मापन करता है। और ये हमारे पास बैलेंस कंडीशन है जो गैल्वेनोमीटर पर धारा जीरो, P बटा Q बराबर R बटा S है। तो ये कंडीशन हमारे पास क्या कहलाएगी? ये कंडीशन कहलाएगी बैलेंस कंडीशन। क्लियर? ओके। अब हमारे पास आता है एक क्वेश्चन देता हूं मैं सिंपल सा। ये हमारे पास है 60 ओम, ये 30 ओम, ये 20 ओम, ये 40 ओम और ये 10 ओम। पूछा है कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है। तो आप बताइए आर ए बी का मान क्या होगा? आर ए बी का मान क्या होगा?
22.5 है। तो आप देखेंगे इसमें आमने सामने की भुजा का गुणा क्या है भाई, हमारे पास बराबर है। आमने सामने की भुजा का गुणा क्या है, बराबर। ये इसी के लिए कह रहे हैं। ये देखो आपके पास 60 है, ये कितना है 10, 60 गुणा 10 कितना हो गया भाई 600। ठीक है, ये कितना है 20, ये कितना है 30, 20 गुणा 30 भी क्या हो गया 600। हमारे पास बराबर है कि नहीं है, बराबर है। जैसे ही बराबर होता है तो बीच वाली ब्रांच में धारा का प्रवाह होगा क्या, नहीं। तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा, धारा प्रवाह नहीं तो इस ब्रांच को हटा दो। जैसे ही आप इस ब्रांच को हटाते हो तो आपके पास परिपथ बनेगा कैसा, ठीक है। ये हमारे पास कितना है भाई 60, ये कितना है 30, ये कितना है 20 और ये कितना है 10। अब ये बीच वाला क्यों हटा, आप कहेंगे बैलेंस कंडीशन में, बैलेंस कंडीशन वाले में बीच में धारा प्रवाहित होगी क्या, नहीं। यही तो हमने देखा था, हमने कहा जब आमने सामने वाली भुजा का गुणा बराबर होगा तो आईजी बराबर क्या हो जाएगा 0, और आईजी का मान यदि 0 हो गया तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं, हटा दो, हटा दिया। अब तो 60 और 30 क्या हो गया भाई 90, श्रेणी में है नहीं 60 और 30, तो ये आ गए 90। और 20 और 10 क्या है श्रेणी में, कितना हो गया 20 और 10 कितना हो गया भाई 30। ठीक है, अब बताइए ये हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, आर टी टोटल कितना आएगा 90 गुणा 30 बटा 90 प्लस 30, बताओ कितना आ रहा है 22.5। ये आ रहा है, कर लो नोट। समझ में आया नहीं आया, आ गया ना भाई। इस 10 की जगह 20 रहेगा तो मामला बैठेगा नहीं, मामला नहीं बैठेगा तो सोल्व कैसे होगा, नहीं सोल्व होगा। थोड़ी देर में इसका अगला स्टेप बताएंगे। जो अनबैलेंस कंडीशन होती है तो उसमें स्टार डेल्टा लगता है, स्टार डेल्टा। अच्छा अभी इसको सोल्व ऐसा हुआ क्यों, एक बात बताओ, आप बताओ 40 और 30 समांतर में है क्या, आप कहेंगे नहीं है। 40 अच्छा 60 और 30 अभी श्रेणी में है क्या, अभी श्रेणी में नहीं, क्योंकि बीच में से तार जा रहा है, तो अभी श्रेणी समांतर कुछ भी बन रहा है क्या, नहीं। तब हमारे पास क्या आता है, स्टार डेल्टा आता है। बैलेंस में होता है स्टार डेल्टा के बिना सोल्व हो जाता है, और बैलेंस में नहीं होता अनबैलेंस होता है, तो हम किससे सोल्व करते हैं, स्टार डेल्टा से। तो इसके बाद हम स्टार डेल्टा पढ़ेंगे ना। स्टार डेल्टा के सवाल भी केवल टेक्निकल हेल्पर में पूछे हुए हैं, और वो भी 2018 2 या 3 सवाल पूछे थे। पिछली बार टेक्निकल हेल्पर प्री का पेपर उन्होंने बात दी ही नहीं था ना, प्री के पेपर की आंसर की नहीं दी थी ना, आंसर की दी नहीं थी, पेपर पेपर कुछ बताया नहीं था। मेंस की तो आंसर की दी, प्री का कुछ नहीं दिया था उन्होंने। प्री का तो हम बता रहे हैं कौन पास है कौन नहीं है। हाँ। हो गया भी, ठीक है। अगला मामला है हमारे पास 60 और 30 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, ये लिख दो 4 हो, ये लिख दो 6 हो, ये लिख दो 2, ये लिख दो 3। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। अब पूछा है आर ए बी का मान क्या होगा। रामायण 3.0 है या 4.0 ले क्या, 3.0 ही है, 4.0 तो है ही नहीं, क्या करेंगे। रामायण तो 3 है ना, 4 तो कहाँ आई है, 4 तो नहीं है, 4 तो आएगी भी नहीं अभी। एक रामायण को वापस एडिट करने में कम से कम लगता है तो 6 से 8 महीने का टाइम लगता है, और हम 1.5 साल के बाद उसका अपडेट लेके आते हैं। 1.5 साल से पहले लाते भी तो नहीं है, 1.5 साल 2 साल ऐसा लगता है। 6 आया है। अब आपको बताओ 4 और 1 श्रेणी में है क्या, नहीं। 4 और 6 समांतर में है क्या, कहाँ है, 6 कहाँ समांतर में, शुरू 7 में खत्म तो 7 हुई नहीं, समांतर में भी नहीं, तो श्रेणी समांतर से कुछ भी हो रहा है क्या, नहीं। इसलिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, ब्रिज वाली विधि लगाते हैं, देखते हैं क्या मामला है।
अब एक बात देखना तुम ध्यान से, ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इस बिंदु को मैं नया नाम दे दूं सी और इसका नया नाम दे दूं डी, दे दिया। अब आप मुझे बताओ ए से सी के बीच कितना प्रतिरोध है, बताओ भाई। ए से सी के बीच कितना ओम है भाई, 4 ओम, यहां लिख दिया मैंने 4, सही लिखा। ए से डायरेक्ट डी के बीच कितना है, ए से डी के बीच में है कि नहीं प्रतिरोध, पहले दिए देखो, तो आप कहेंगे ये रहा देखो, ए से डी के बीच में ये है कि नहीं है भाई, कितना ओम है, 6 ओम, ठीक है। डी से बी के बीच कितना है, 3 ओम। बी से सी के बीच कितना है, बी से सी यही है ना डायरेक्ट, 2। सी से डी के बीच कितना है, तो बताओ एजटी जो है वो का वही तो बढ़े, मैंने केवल ये सी और डी का मुंह पकड़ा और इसको थोड़ा ऊपर खींच दिया, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, समझ लो। सी को इधर से पकड़ो, डी को, ये तार ही तो है, मैंने ऐसे पकड़ के ऐसा खींचा तो ये परिपथ बना कि नहीं बना, यही तो किया। एक तो इस मुंह को पकड़ा, एक इसको पकड़ा, फिर ऐसे खींचूंगा तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, देख लो आप, कल्पना करो, ये बनेगा। पॉइंट मैंने बराबर बना दिए, ठीक है। 6 इंटू 2 कितना होता है, 12। 4 गुणा 3 क्या होता है, 12। कंडीशन कौन सी है, बैलेंस। बैलेंस कंडीशन में बीच वाली ब्रांच में धारा जाएगी क्या, नहीं, नहीं जाएगी। तो साम ये ब्रांच कौन सी है भाई हमारे पास, ये 6 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है। तो ये हमारे पास 6 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है, ठीक है भाई। चलो 6 और 3 कितने होते हैं भाई, तो आप कहेंगे 6 और 3 होते हैं 9। 4 और 2 कितने होते हैं, 6। अब 6, 9 और 6 कौन से क्रम है, समांतर में, तो क्या हो जाएगा भाई, 9 गुणा 6 बटा 9 प्लस 6, यही बनेगा। 3 से काटोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, क्या बन जाएगा, 9 बटा सॉरी 18 बटा 15, नहीं 18 बटा 5, 3.6 ओम, ये बन गया। अभी 6 और 3 के आगे 9, 4 और 2 क्या हो गए 6, 9 इंटू 6 9 54 बटा कितना हो गया 15, 3 से काटा तो क्या होता है 18 बटा 5 बराबर 3.6। कहां समझ में नहीं है, परिपथ बढ़ना समझ में नहीं है, आगे समझ में नहीं आया, ऐसे अपनी मन मर्जी से नहीं लिखेंगे। यदि मान लो मैंने 4 ऊपर लिख दिया तो 2 भी तो ऊपर ही जाएगा। 4 के साथ में 2 जुड़ा हुआ है कि नहीं है, है। 4 के साथ में 3 जुड़ा हुआ है क्या, डायरेक्ट नहीं है। ऐसे कैसे कर सकता हूं मैं, मैंने मन मर्जी से कुछ नहीं किया, मैं कहता हूं ये जो परिपथ है वही परिपथ है। इन दोनों का तार का मुंह पकड़ो और मुंह पकड़ के खींचोगे तो ये बन रहा कि नहीं बन रहा, चेक करो। मुंह पकड़ खींचोगे 6 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, और इसको नीचे खींचोगे 4 नीचे जाएगा, 2 नीचे जाएगा, एक इनके क्या है बीच में, और ये बढ़ने बाद ये तो मैंने अभी पढ़ाया था, ऐसा कैसा परिपथ, सेम। हो गया भाई, ठीक है। अगला देखो, एक और सवाल कि यदि मान लो ये हमारे पास 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ये चाहे कुछ भी हो, जैसे मान लेते हैं 8 ओम है, तो पूछे ए और बी के बीच प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका उत्तर हमारे पास आएगा 10 ओम। उत्तर कितना ओम आएगा, 10 ओम।
10 ओम की जगह सभी 5-5 ओम होगा तो उत्तर क्या आएगा 5 ओम, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन बीच वाला ब्रांच हटेगा तो 10 और 10 ऊपर क्या हो जाएगा 20, नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 20, और 20 और 20 समांतर में होता है तो उत्तर क्या आता है 10, वैसे 10 आ जाता है। इसलिए डायरेक्ट लिख लो। इस प्रकार का सवाल आए तो उत्तर सीधा दे देना आपको, 2 सेकंड 5 सेकंड का सवाल है। इसको धीरे करना भाई, एक नंबर पे करो, बंद ही कर दो। लिख ले भाई, ओके। अब ये तो ठीक है, अगला है हमारे पास स्टार डेल्टा कन्वर्जन, यानी स्टार को डेल्टा में और डेल्टा को स्टार में रूपांतरण। ठीक है, हेडिंग डाल दो भले, स्टार डेल्टा रूपांतरण कर दो या कन्वर्जन कर दो। तो एक हमारे पास बनेगा स्टार, एक बनेगा डेल्टा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि स्टार किसे कहते हैं, जहां पर सभी तीनों तार एक ही बिंदु पर जुड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं भाई स्टार। स्टार में तीनों क्या होते हैं भाई एक ही जगह पर जुड़ते हैं। ठीक है, तो बताओ ये इनमें कॉमन पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। ये हमारे पास क्या होता है स्टार। स्टार में जैसे मान लो, मान लेते हैं ये एक नंबर बिंदु, ये है 2 नंबर बिंदु, ये क्या है 3 नंबर बिंदु। एक नंबर बिंदु है तो इसका प्रतिरोध क्या कहलाएगा R1 R1। 2 नंबर बिंदु का प्रतिरोध क्या कहलाएगा R2, और 3 नंबर का क्या कहलाएगा R3, R1 R2 R3। अब जब स्टार से आप कई बार डेल्टा बनाते हैं तो स्टार से क्या बनाते हैं डेल्टा। डेल्टा बनाते 1 2 और 3 बिंदु तो सेम रहता है, क्योंकि इसी को डेल्टा बना रहे तो एक्चुअल में डेल्टा तो ये बनेगा ना भाई, डेल्टा तो ये बन रहा है भाई। तो स्टार तो डेल्टा में बदलेगा नहीं बदलेगा, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पॉइंट बदलेगा क्या, नहीं, वो तो वहीं रहेगा, और आपको बनाना है डेल्टा। तो जैसे आप इसको डेल्टा बनाते हैं तो आप कहते हैं भाई ठीक है, ये हमारे पास क्या है भाई 1 नंबर बिंदु, ये नंबर हमारे पास क्या है 2 नंबर, और ये नंबर हमारे पास क्या है 3 नंबर। तो एक तो हमारे पास 1 नंबर बिंदु, 2 नंबर बिंदु और 3 नंबर बिंदु। 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर। अब ये जो प्रतिरोध है एक पर है कि दो पर है भाई, बीच में है। एक और दो कैसे कह सकते, इसलिए मैं इसको क्या नाम लिखूंगा R12। 1 और 2 के बीच में है कि नहीं है, ये किसके बीच में है R23, और ये किसके बीच में है R31 के दो। ठीक है, तो ये है हमारे पास। अब स्टार से क्या बनेगा डेल्टा, और डेल्टा से वापस क्या बनेंगे स्टार। तो स्टार से डेल्टा और डेल्टा से स्टार दोनों प्रकार से आप रूपांतरण कर सकते हो। 1 2 और 3 नंबर पॉइंट चेंज नहीं होगा। अब ये 1 2 हो सकता है क्या, नहीं, ये तो केवल 1 पर है, ये केवल कहां पर है 2 पर, ये केवल कहां पर है 3 पर, ये 1 और 2 के बीच में है, ये 2 और 3 के बीच में है, ये 3 और 1 के बीच में। स्टार को किस में बदलना है डेल्टा में, और डेल्टा किस में बदलना है स्टार। आप इसको पढ़ो, फिर मैं सूत्र लिखता हूं। जो सूत्र लिखूंगा वो लॉजिक होगा 1 2 3 पर ही, इसलिए 1 2 3 समझा रहा था मैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर बिंदु कहीं जगह नहीं बदलेगा। लिख लिया भाई। अब हम इसमें एक सिंपल लॉजिक समझते हैं कि मान लो आपको डेल्टा दिया हुआ है, ज्ञात क्या करना है स्टार। स्टार ज्ञात करना है तो आपको R1 ज्ञात करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। स्टार में क्या है R1 R2 R3। तो स्टार ज्ञात करने का मतलब क्या ज्ञात करना पड़ेगा R1 R2 R3। डेल्टा ज्ञात करने का मतलब R12 2 3 और 3 1। तो मैं यदि स्टार ज्ञात करता हूं तो इसका मतलब मुझे डेल्टा दिया हुआ है, और डेल्टा ज्ञात करूंगा मतलब क्या दिया हुआ है स्टार। ठीक है, मैं स्टार ज्ञात कर रहा हूं R1 1 है कि नहीं है, और डेल्टा दिया, डेल्टा 1 किस किस में आ रहा है, R12 1 आ रहा है, 3 1 में भी 1 आ रहा है, जिसमें 1 आ रहा है उनको करो गुणा। तो आप कहेंगे R12 गुणा R31, और भाग किसका दे दोगे सभी के योग का, जो लिखा ना भाई सभी तीनों। तो तीनों क्या क्या है R12 प्लस R23 प्लस R31, इनके योग का क्या दे दोगे भाई
भाग। ठीक। अच्छा ये तो R1 है। अब यदि मुझे R2 ज्ञात करना है तो क्या करूंगा? तो आप बताओ डेल्टा में 2 किस किस में आया? हाँ, जिसमें 2 आया ना उसको गुणा करो। R12 में 2 आ गया और R23 में 2 आ गया, क्योंकि 2 वाला पद ज्ञात करना है। और सभी के योग का क्या दे दो? भाग। सभी के योग का क्या दे दो? भाग। ठीक है। अब अगला बताओ, R3 ज्ञात करना, तो 3 किस किस में आया? R23 में भी 3 है और R31 में भी 3 है, तो जिसमें 3 है उनको क्या करोगे? गुणा। R23 गुणा R31 बटा क्या लिखोगे भाई? R12 प्लस R23 प्लस R31। समझ में आया कि नहीं? लॉजिक, लॉजिक से समझ लिया तो आपको रटने की जरूरत है नहीं है, नहीं तो ये रटा नहीं जाएगा। 1 2 2 ये लॉजिक से आता है। करो नोट। पहला तो आपको देख के लिख लो और बाकी का बिना देख के लिख लो। समझा मैंने दिया, लिखो आप तीनों सूत्र। लिख ले भाई तीनों सूत्र। ठीक है, आपने लिख लिया? दिखाओ। नीचे गुणा नहीं है, नीचे प्लस है। मुझे पता था आप गड़बड़ करोगे कुछ ना कुछ। हो गया भाई। अब मैं ये करता हूं, यदि मुझे स्टार दिया हुआ डेल्टा ज्ञात करना है, तो डेल्टा ज्ञात करने का मतलब क्या ज्ञात करना? मुझे R12 ज्ञात करना है ना भाई। पहला क्या ज्ञात करना है? R12। तो 1 और 2 दोनों लिखा हुआ है। अब इसका तरीका देखना, R12 है तो R1 प्लस R2, 1 और 2 दोनों याद नहीं है, क्योंकि इधर तो 1 और 2 ऐसे ही चल रहा है, यही तो लाएंगे। R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 बटा R3। R1 गुणा R2 बटा क्या हो गया? R3। 1 2 है तो 1 और 2 को जोड़ना, फिर उन्हीं का गुणा करना, जो बचा हुआ उसका क्या दे दो? भाग। जैसे R23 लिखूंगा तो R23 पहले क्या आया? 2 आया ना भाई, R2। फिर क्या आया? 3 आया, R3। R23 का मतलब क्या हो गया? 2 और 3 को क्या कर दूं? गुणा। बचा हुआ क्या है? 1, उसका दे दूं भाग। अब R31 क्या होगा? आप बोलो। R31 क्या लिखूंगा? R3 प्लस R1 प्लस R3 गुणा R1 बटा R2। लॉजिक आया नहीं समझ में? कर लो नोट। बिना लॉजिक सूत्र याद नहीं होते हैं। लॉजिक बताया, लॉजिक से याद रहता, कभी भूलते नहीं है। क्लियर? ओके, ठीक है। R12 R23 R31। अब आपको देता हूं मैं, जैसे मैं कहता हूं आपको डेल्टा संयोजन दिया हुआ है, डेल्टा संयोजन दिया हुआ है। डेल्टा संयोजन में एक मान दे दिया आपको 60 ओम, एक दे दिया 30 ओम, एक दे दिया 20 ओम। तो आप स्टार संयोजन ज्ञात करो। ये पूछ सकते हैं नहीं पूछ सकते भाई? पूछा हुआ यही तो है, तो पूछ ही सकते हैं। आप ज्ञात करो। डेल्टा दिया हुआ है, स्टार पूछा है। डेल्टा देने का मतलब हुआ है कि आपको जो दिया हुआ है ना पहला, इसको मान लो R12 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? R23। ये हमारे पास क्या होता है? R31। डेल्टा का मतलब तो यही होता है। और आपको स्टार ज्ञात करना, तो सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? R1। R1 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे R12 गुणा R23।
बट्टा सभी के योग का भाग देना कि नहीं देना। सॉरी एक मिनट काम करो, रुको रुको, इसमें और आपको तकलीफ आएगी, इसको थोड़ा सा चेंज कर दो, हल कर। ये आप मान लो स्टार दिया हुआ है, क्या याद करना है, डेल्टा, पहला ये कर लो, थोड़ा भाग देना दिक्कत नहीं है, नहीं तो अपन क्या है कि लॉजिक समझने की जगह भाग में माथा फोड़ी करते रहेंगे। अब ठीक, स्टार दिया हुआ डेल्टा, फिर मैं अगला दूसरा दे दूंगा। ठीक है, स्टार दिया हुआ होने का मतलब क्या है, ये R1 है, ये क्या है R2 है, और ये क्या है R3। ज्ञात क्या करना है, डेल्टा। डेल्टा ज्ञात करने का मतलब पहला ज्ञात क्या करना, R12, तो ये क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2 है कि नहीं भाई, R1 गुणा R2 बट्टा क्या हो गया भाई R3। बताओ भाई, आप करो, R1 कितना है 60 प्लस R2 कितना है 30 प्लस 60 गुणा 30 बटा कितना आएगा 20। 20 का दिया भाग तो कितनी बार गया भाई, 3 बार, 90 90 90 180, कितना आ गया 180। R1 तो R2 3 भी निकालो, तो आप कहेंगे R2 प्लस R3 प्लस R2 गुणा R3 भाग R1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60। फिर आप कहेंगे भाई R31 भी ज्ञात करो, तो R3 प्लस R1 प्लस R3 गुणा R1 बटा R2, तो काटा तो हमारे पास आ गया 120 ओम। आ गया कि नहीं आ गया, यही आ रहा तीनों। ठीक है भाई, ओके। तो हमारे पास ये स्टार और डेल्टा का मामला रहेगा। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट, अब की बार दे दो डेल्टा, डेल्टा दे दो 50 ओम, 30 ओम, 20 ओम, और ज्ञात कर लो स्टार। पहले स्टार दिया, डेल्टा ज्ञात किया ना, अब की बार डेल्टा दिया, स्टार ज्ञात किया। डेल्टा देने का मतलब हो गया कि ये मेरे पास क्या हो गया भाई R12, ये मेरे पास क्या हो गया R23, तो ये मेरे पास क्या हो गया R31। स्टार ज्ञात करने का मतलब मैं करूंगा R1 ज्ञात, 1 करूंगा तो 1 2 इंटू क्या आ जाएगा भाई 3 1, 1 किस किस में आया उसको कर दो गुणा, और सभी के योग का क्या दे दो भाग, सभी के योग का क्या दे दो भाग। ठीक है, R12 कितना है भाई 50, R31 कितना है 20 बटा हमारे पास कितना है भाई 50 प्लस 30 प्लस 20, 100, 1000 में 100 का भाग दिया कितना आया 10। ऐसा करो 100। आगे तीनों मान भाई, ठीक है भाई। एक तो R1 आया, दूसरा आपके पास है R2, R2 कितना है 15 है, 15 है ना, ठीक है सही है। और R3 जो आया वो कितना है 6, ठीक है। यही आया कि नहीं आया चेक कर लो,
ये है ना, बिल्कुल बढ़िया। तो स्टार को डेल्टा, डेल्टा को स्टार। टेक्निकल हेल्पर में पूछे हुए सवाल है ये, 2018 वाली भर्ती गई। 22 वाली में साहित्य नहीं पूछा था, एक आध पूछा पूछा होगा, बाकी नहीं पूछा था। इसको बंद कर दो, तो पीछे वाले पहले चालू कर दो। अब इसको धीमे धीमा चला दो। हो गया भाई? ठीक है। एक इसमें आसान सवाल और पूछ सकते हैं आपसे। क्या सवाल पूछ सकते हैं? ये आर है, ये आर है, ये आर है, तीनों क्या है? आर आर है, बराबर मान के। जैसे ही आप इसका डेल्टा बढ़ाओगे, चाहो तो आप सूत्र लगा के चेक कर लो, यदि तीनों समान मान के होते हैं तो ये हमारे पास डेल्टा तिगुने मान के हो जाएंगे। प्रत्येक मान कितना हो जाएगा भाई? तिगुना। यदि स्टार के प्रत्येक प्रतिरोध आर 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 मान कर, ये कितना हो जाएंगे? 3 आर 3 आर 3 आर। स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध 5 ओम है, तो डेल्टा का प्रत्येक प्रतिरोध कितना होगा? 15 ओम। यदि स्टार का प्रत्येक प्रतिरोध 100 ओम है, तो डेल्टा का कितना होगा? 30 ओम। 3 गुना होगा। तो ये हमारे पास क्या होगा भाई? इंटू 3 हो जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? स्टार से डेल्टा हुआ क्या हुआ? गुणा 3। लेकिन कब होगा? जब सभी समान मान के, समान मान के हुए बिना हमेशा 3 गुना थोड़ी हुआ। ये देखो, अब देखोगे 6 का 3 गुना तो 18 होता है क्या? इधर 15 का 3 गुना 45 होता है क्या? केवल 10 का 3 गुना 30 मिला, बाकी मिला क्या? सभी मिलना जरूरी इसमें नहीं हुआ ना। लेकिन यहाँ जब सभी मान बराबर है तो ये कितना गुना हो जाएगा? 3 गुना। स्टार की तुलना में डेल्टा। करो नोट। क्लियर? ओके। अब हमारे पास आता है स्टार डेल्टा पूरा प्रतिरोधों का संयोजन है जो पूरा कंप्लीट हो गया। अब हुआ है, अब आपका प्रतिरोधों के संयोजन से संबंधित कोई भी सवाल पूछना पूछ लो। कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कंप्लीट हो गया, जो हमने कल शुरू किया था। ये कनेक्शन ही तो था, कनेक्शन हो गया पूरा। कोई सवाल है किसी का भाई? नहीं है? पढ़ोगे तो आपके डाउट आएंगे, अभी तो डाउट आएंगे नहीं। अब हम पढ़ रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो 1 घंटे सवा घंटे में सोल्व हो जाए, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। उसका नाम है कलर कोडिंग। ठीक है? कलर कोडिंग है ना भाई? तो वो 1 घंटे सवा घंटे में सोल्व भी हो जाएगा। और भाई प्रतिरोधों के कारक जो मैट्रिक्स करूंगा तो वो 2 ढाई घंटे तक होता नहीं ना। जैसे आर बराबर रो इंटू एल बटा ए, उसके ऊपर तो बहुत न्यूमेरिकल करने हैं, फिर ताप गुणांक पर करने हैं, वो हम कल पढ़ेंगे। आज हम पढ़ लेते हैं कलर कोडिंग। ओके, तो हेडिंग डाल दो प्रतिरोध की कलर कोडिंग। आपसे मेरा सबसे पहला सवाल यह है कि हम प्रतिरोध की कलर कोडिंग पढ़ क्यों रहे हैं? भाई प्रतिरोध जिस माप का है वो मान लिख दो उसके ऊपर, कि भाई ये 60 ओम का लिख दे 60 ओम, 100 ओम का लिख दो 100 ओम, 1000 ओम का लिख दो 1000 ओम। कोडिंग का क्यों लड़ पड़ा? ये कोड और क्यों सिखा रहे हो? कारण क्या है? क्योंकि प्रतिरोध का आकार बहुत छोटा है। बहुत छोटा आकार होने के कारण उसमें मान अंकित करना संभव नहीं है। इसलिए हमें क्या पढ़नी पड़ती है? कलर कोडिंग। ठीक है? तो आकार छोटा कौन से प्रतिरोध का होता है? कार्बन प्रतिरोध का। तो आप कहेंगे भाई कार्बन प्रतिरोध के लिए काम लेते हैं, किसके लिए लेते हैं काम है? कार्बन प्रतिरोध के लिए। आकार बहुत छोटा होने के कारण, आकार बहुत छोटा होने के कारण इस पर मान अंकित करना संभव नहीं है। इस पर मान अंकित करना संभव नहीं है, इसलिए कलर बैंड का उपयोग किया जाता है। इसमें कलर बैंड का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या उपयोग किया जाता है भाई? इसमें कलर बैंड का उपयोग किया जाता है। यह है बाएं से दाएं पढ़े जाते हैं। कैसे पढ़े जाते हैं भाई? बाएं से
दाएं, ये बाएं से दाएं पढ़े जाते हैं, ठीक है। और अब आप इसको, वैसे हमारे पास कलर कोडिंग दो प्रकार के प्रतिरोध के लिए होता है, एक होता है बैंड टाइप, एक क्या होता है भाई बैंड टाइप, और एक होता है बॉडी टाइप। एक होता है बैंड टाइप, एक होता है बॉडी टाइप। बॉडी टाइप तो खत्म हो गया, काम में लेते ही नहीं है, केवल किसको काम में लेते हैं, बैंड टाइप को। हम बैंड टाइप को पढ़ना, 3 बैंड का, 4 बैंड का, 5 बैंड का या 6 बैंड का। बॉडी टाइप तो काम लेते नहीं है, क्योंकि आजकल प्रतिरोध ज्यादा एक्यूरेसी के साथ चाहिए होता है। बॉडी टाइप तो शुरुआत में बढ़ाया था लेकिन फ्लॉप चला गया, बैंड टाइप है जो सक्सेस है। और अब इसमें कलर की ट्रिक क्या होती है भाई, बीबी रॉय क्या होती है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अच्छा ये जो है ना, इसे मैंने जो कैपिटल लेटर लिखा वही रंग का नाम है, बाकी कोई रंग का नाम नहीं है। बी बी रोय आर ओ वाई, ये सब है, रेड ऑरेंज येलो, ठीक है ना। जी ग्रीन ब्लू वॉयलेट ग्रे व्हाइट, तो बीबी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब मैं आगे इसके में लिखूंगा कोड के हिसाब से, पहले नोट कर लो। हम्म, वो आगे लिख देंगे, जीएसएन में से लिखना नहीं होता, उसकी गोल्ड सिल्वर नो कलर हम टेबल में लिख देंगे वो तो। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ लिख ले। बैंड बनाना है तो 3 बैंड का, 4 बैंड का, 5 बैंड का, 6 बैंड का, अलग अलग हमारे पास प्रतिरोध का निर्माण होगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा ध्यान से बना देता हूँ। ठीक है, जैसे सबसे फर्स्ट वाला है 3 बैंड का। यदि मैं ये कहता हूँ कि इसको मैं 3 बैंड का बना देता हूँ, ये मैं बना देता हूँ 4 बैंड का। बैंड यानी कि किसके ऊपर कितने कलर है, ये बना देता हूँ मैं 5 बैंड का, और ये बना देता हूँ मैं 6 बैंड। जो 3 बैंड और 4 बैंड वाला है, इसके ऊपर मैं बैंड के ऊपर कोई ना कोई कलर का प्रतिरोध मतलब पट्टी डालता हूँ, ठीक है। एक बैंड, 2 बैंड और 3 बैंड हो गए, ठीक है। मैं सीधी डाल दूँ पट्टी, चलो। ये हो गया एक बैंड, ये हो गया 2 बैंड, ये कितना बैंड हो गया 3। यहाँ देखोगे ये कितना बैंड हो गया भाई 1, ये कितना बैंड हो गया 2, ये कितना बैंड हो गया 3, और इसमें बैंड कितना हो जाता है टोटल 4। तो ये बैंड कितना हो गया भाई 4 बैंड, 4 बैंड में चौथा बैंड भी आ गया। पढ़ना सदैव क्या होता है भाई, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट। पढ़ना कैसे होता है सदैव, बाएं से दाएं, ठीक है। 5 बैंड में 5 होगा बैंड, तो 1 2 3 4 और 5। जो 6 बैंड होगा उसमें बैंड कितने होते हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 1 हो गया ये 6। तो ये हमारे पास कितना बैंड हो गया, 6 बैंड। तो टोटल हमारे पास प्रतिरोध अलग अलग प्रकार से है कि भाई 3 बैंड का है, 4 बैंड का है, 5 बैंड का है, 6 बैंड का। तो सबसे पहले वाला कितना बैंड का, 3 बैंड का। अगला कितना है, 4 बैंड का। अगला कितना बैंड का, 5 का। अगला कितना बैंड का, 6 बैंड का। सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। हमारे सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा है, 4 बैंड का। लेकिन हमें देखना सारा है 3 बैंड और 4 बैंड में समानताएं हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट अंक है, फर्स्ट डिजिट यानी कि फर्स्ट अंक हो गया, फर्स्ट अंक कौन सा है, तो आप कहेंगे पहला बैंड हमारे पास क्या होगा भाई, फर्स्ट अंक। पहला बैंड क्या होगा, फर्स्ट अंक, ठीक है। सेकंड अंक कौन सा होगा, सेकंड अंक कौन सा होगा, तो आप कहेंगे सेकंड बैंड जो है इन दोनों में वो सेकंड अंक कहलाएगा। समानता है कि नहीं है। तीसरा हमारे पास अंक नहीं है, तीसरा हमारे पास क्या होता है, गुणांक। और तीसरा गुणांक क्या होगा भाई, तीसरा पॉइंट है तो दोनों में क्या कहलाएगा, गुणांक। इसमें तो चौथा बैंड है नहीं, लेकिन इसमें चौथा बैंड है, तो ये जो चौथा बैंड है वो क्या कहलाएगा, सहनशीलता। क्या कहलाएगा, सहनशीलता। सहनशीलता हमारे पास क्या कहलाता है, टोलरेंस। क्या कहलाता है, टोलरेंस। कि जैसे मान लो आप मार्केट से गए कि भाई 100 ओम का एक प्रतिरोध दे दे, उसने आपको 100 ओम का प्रतिरोध दिया, उसने कहा सुनो एक्यूरेट होता नहीं, 100% एक्यूरेसी कुछ होती नहीं है कि हाँ ये प्लस माइनस 20% है, एक मेरे पास और 100 ओम का है, ये प्लस माइनस 1% है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, प्लस माइनस। आप क्या कहते हैं, टोलरेंस कम से कम। तो ये टोलरेंस को दर्शाता है कि भाई आपने 100 ओम का लाया तो ये नहीं है 80 निकले, ये 120 निकले, प्लस माइनस 20 हो गया। आप कहेंगे 99 से 101 होगा तो ठीक है चल जाएगा, ये मामला है। इसमें चौथा बैंड है नहीं, तो इसमें हमारे पास सहनशीलता का बैंड नहीं है, तो नो कलर हुआ। और जब कोई कलर हमारे पास टोलरेंस में नहीं है, तो नो कलर का मतलब प्लस माइनस कितना परसेंट होता है, 20%। तो नो कलर किसमें आएगा, केवल 3 बैंड में। 4 बैंड में तो कलर देगा तभी तो 4 बैंड हुआ। जैसे ये बैंड हटाओगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3 बैंड बन गए। तो नो कलर का केस किसमें आएगा, 3 बैंड में। 4 बैंड में चौथा बैंड क्या कहलाएगा, सहनशीलता। तीसरा बैंड क्या, गुणांक। पहला और दूसरा बैंड क्या कहलाएगा, अंक। तो बताओ तीसरे बैंड और चौथे बैंड में फर्क किसका है, सहनशीलता का। इसमें सहनशीलता अलग अलग हो सकती है, और 3 बैंड में सदैव क्या होगी, प्लस माइनस 20%। कितना फर्क है। अगला है 5 बैंड और 6 बैंड। 5 बैंड में पहला तो हमारे पास क्या लगेगा, फर्स्ट अंक। फर्स्ट अंक हमारे पास ये हो गया, पहला हमारे पास क्या लगेगा, फर्स्ट अंक। दूसरा हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ सेकंड अंक, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या लगेगा, थर्ड अंक।
चौथा हमारे पास क्या कहलाएगा? चौथा हमारे पास कहलाएगा गुणांक। गुणांक, ठीक है। पांचवा हमारे पास क्या कहलाएगा? सहनशीलता। क्या कहलाएगा? दोनों में सेम ही है। तो यहां तक कोई फर्क है क्या? लेकिन यहां पर अंक केवल कितने थे? दो। और यहां अंक कितने हो गए? तीन। बाकी लॉजिक तो सेम ही है ना, पहले अंक आएगा, फिर गुणक आएगा, फिर सहनशीलता आएगी। लेकिन तीन बैंड और चार बैंड अंक कितने होते हैं? दो। पांच और छह में अंक कितने होते हैं? तीन। तो ये छठा बैंड क्या दर्शाता है? ये टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी ताप गुणा को बताता है। किसको बताता है? ताप गुणा को। कौन सा बैंड दर्शाता है? सिक्स्थ बैंड, छठा बैंड। तो आपको सवाल यही आएगा कि छठा बैंड किसको दर्शाता है? ताप गुणा को। ताप गुणा को कौन सा बैंड दर्शाता है? छठा बैंड, ठीक है। गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर, ठीक बात है। तो तीन बैंड, चार बैंड, पांच बैंड और छह बैंड, करो नोट। इसी ये लॉजिक हो गया तो आपको दिक्कत है नहीं। बढ़ो, टेबल तब बढ़ेंगे, फिर टेबल से सवाल होगा भाई। टेबल से सवाल करेंगे, लेकिन आपको पता चलना चाहिए ना, तीन कलर दिया, चार दिया, पांच दिया, उसके हिसाब से तो लॉजिक बनेगा। ओके भाई, ओके। अब आप देखो इसको ध्यान से। तीन बैंड, चार बैंड और पांच बैंड के बाद में कलर कोडिंग देखते हैं। हमारे पास क्या नाम था भाई? बीपी रॉय। पहला बी किसको बताता भाई? ब्लैक को। पहला बी किसको बताएगा? ब्लैक। ब्लैक यानी काला। दूसरा बी हमारे पास बताता है ब्राउन को। किसको बताएगा? ब्राउन। ब्राउन यानी भूरा। बीबी रॉय। अगला क्या है? आर। आर किसको बताएगा? रेड को। रेड यानी लाल, ठीक है। अगला क्या है हमारे पास भाई? ओ। ओ किसको है भाई? ऑरेंज का, ठीक है। तो ऑरेंज हमारे पास किसको है भाई? नारंगी को। ऑरेंज क्या है भाई? नारंगी, ठीक है। और उसके बाद वाई। वाई हमारे पास क्या होता है भाई? येलो। येलो यानी क्या हो गया भाई? पीला, ठीक है। बीबी रोई ग्रेट। अगला आया जी। जी हमारे पास किसको बताता है? ग्रीन को। ग्रीन यानी क्या हो जाता है भाई? हरा, ठीक है। बीबी रोई ग्रेट ब्रिटेन। अगला क्या है? बी। बी किसका होता है भाई? ब्लू का। ब्लू यानी क्या होता है भाई? नीला। ब्लू यानी क्या होता है? नीला, ठीक है। ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। वेरी, वी। वी क्या होता है? वोयलेट। वोयलेट यानी क्या होता है भाई? बैंगनी। वेरी गुड वाइफ। जी। जी क्या होता है? ग्रे। ग्रे को क्या कहते हैं? स्लेटी। कौन सा नाम कहते हैं? स्लेटी। दूसरा और नाम लिखा हुआ है आपके परीक्षा में, दूसरा। और डब्ल्यू क्या होता है? व्हाइट। व्हाइट यानी सफेद। यही होता है ना भाई। तो कलर का बैंड हमारे पास बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये होता है। अब एक मिनट में टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ इसकी, देखता हूँ बढ़ती है तो। अंक, गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट,
अब हमारे पास क्या होता है कि इसमें एक होता है गोल्ड, गोल्ड को क्या कहते हैं, सुनहरा, और दूसरा होता है हमारे पास सिल्वर, सिल्वर को हम क्या कहते हैं, रजत, रजत कह दो, चांदी कह दो, चमकीला कह दो, रजत, चांदी या चमकीला, एक ही बात नाम है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास आएंगे, सबसे पहले आएंगे अंक, अंक को क्या बोलते हैं, डिजिट, उसके बाद क्या आएंगे, गुणांक, और फिर आते हैं सहनशीलता, और इसके बाद में एक और बना दो बॉक्स, बॉक्स बनाने में दिक्कत आएगी ना, चलो तुम ये बढ़ाओ, तब तक मैं इसको बॉक्स को एडजस्ट करता हूँ। लिख लो मैं, आ गुणा, नाम हिंदी इंग्लिश में लिख लेना जो भी। अब मैं इस, आप ये पहले लिख लो, फिर टेबल भरना सीखते हैं सीधा सीधा, ठीक है। ठीक है भाई, ओके। अब आप इसको देखो ध्यान से, अब आप देखेंगे तो हमारे पास इसको फिलअप करना है, हमारे पास यहाँ से शुरू होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से आगे कुछ होता ही नहीं है भाई, अंक तो एक ही बढ़ना पड़ता है ना, तो 0 से कहाँ तक हो गया, 9 तक, ठीक है। अब देखो एक बात यहाँ ध्यान रखना, बी 3 है, पहला बी तो ब्लैक याद ही रखना, आगे भी 2 बी बाकी है, एक बी है ब्राउन का और एक बी है ब्लू का। ब्राउन में अक्सर कितने होते हैं, 5, ब्लू में अक्सर कितने होते हैं, 4, ज्यादा अक्सर बड़ा पहले है, कम अक्सर बड़ा बाद में, आगे नहीं आ गया, ब्राउन में ज्यादा अक्सर क्या है पहले, 5 अक्सर तो पहले आ गया, इसमें 4 अक्सर तो बाद में आया। इसी प्रकार जी भी 2 है, एक है ग्रीन का एक है ग्रे का, इसमें 5 अक्सर है तो पहले, 4 अक्सर बड़ा क्या आएगा बाद, नहीं तो बी बी रोहित ग्रेट ब्रिटेन वाइफ करोगे आपको बी तो 3 आया, कौन सा बी, कौन सा पहला बी तो ब्लैक है, अगले बी में ज्यादा अक्सर बड़ा क्या आएगा पहले और कम अक्सर बड़ा आएगा बाद में। तो ब्राउन अक्सर कितने होते हैं, 5 तो आएगा पहले, और ब्लू अक्सर होते हैं 4 बाद में, ग्रीन अक्सर 5 पहले आएगा, ग्रे अक्सर 4 तो क्या आएगा बाद में, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, गुणांक में कुछ नहीं करना, देखो 10 की घात 0, जो ये है ना वो घात लगा दो, 10 की घात 0 कितना होता है, 1, एक लिख दिया तो आप क्या लिखोगे इसको, 10 की घात 1, 2 की जगह क्या हो जाएगा 10 की घात 2, 3 की जगह 10 की घात 3, 4 की जगह 10 की घात 4, 5 की जगह 10 की घात 5, 6 की जगह 10 की घात 6, 7 की जगह 10 की घात 7, 8 की जगह 10 की घात 8, 9 की जगह 10 की घात 9। ये लिख सकते हैं 7 8 9 नहीं लिखे तो भी काम चलता है, क्योंकि हमारे पास प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा कहां तक होता है, मेगाओं में। गीगाओं में प्रतिरोध कहां आता है, हम इवन हम कहते हैं कि धारा पूरा हो रहा है केबल में तो उसका इंसुलेशन कितना होना चाहिए, मेगाओं, कभी सुना गीगाओं, नहीं सुना, तो हमारे पास आइए तक होता है, लिखने के लिए लिख दूं, हाँ शून्य आ गया तो ये 10 की घात माइनस का 1 है, बराबर क्या होता है 0.1, और सिल्वर आ गया तो 10 की घात क्या आ गया माइनस का 2, 0 पॉइंट क्या आ गया 0.1, ये ध्यान रखिए, गुणा क्या 10 की घात -1 और 10 की घात -2, गोल्ड का कितना 10 की घात -1, सुनहरा का कितना होता है 10 की घात -2, ठीक है। और ये तो गुणा याद करने में कोई माथा पड़ी हुई नहीं, 0 से 9 तक लिखा, वही 10 के ऊपर क्या चढ़ा दी घात, ओके। अब आते हैं, रुको आप, हम देखते हैं सहनशीलता, सहनशीलता हमारे पास सबसे पहले एक की प्लस माइनस कितना परसेंट है, 1%, 2 वाले की प्लस माइनस कितना परसेंट है, 2%, ठीक, 3 और 4 वाले का है ही नहीं, और 5 वाले का प्लस माइनस 0.5% है, प्लस माइनस क्या है 0.5, और हमारे पास 0.25% है अगले का, और उससे अगले का है प्लस माइनस 0.1%, प्लस माइनस 0.1%, और गोल्ड का प्लस माइनस कितना परसेंट है 5, और सिल्वर का प्लस माइनस कितना परसेंट है 10। आपको एक सवाल पूछा था पिछली बार, ऐसे लिखा था, मान लो जैसे 10 के एफ जो भी लिखा था, एफ का कोड कितना है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, प्लस माइनस 4 है, प्लस माइनस 5 है, ये टेक्निकल हेल्पर 2022 का सवाल है, ये पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना, मैं सबका बताता हूं। आप ये जो है ना, इसका इसका तो है बी, इसका कोड क्या है भाई सी, इसका कोड क्या है डी, ई किसी का कोड नहीं है। पिछली बार आपको एफ पूछा था, वो ये था प्लस माइनस कितना है 1, एफ के बाद में ये क्या था जी, ये जो होता है हमारे पास जे का है, कोड जे है, इसका कोड क्या है के, ठीक है। और हमारे पास कोई कलर नहीं है, नो कलर, तो नो कलर जो होता है तो प्लस माइनस कितना परसेंट होता है भाई 20, और प्लस माइनस 20% का कोड क्या होता है एम, कोड क्या है एम, मैंने सबके कोड लिख दिए हैं, पिछली बार पूछा कौन सा कोड था, ये टेक्निकल हेल्पर 2022 का सवाल है, मुख्य परीक्षा का। हाँ, तो एफ है प्लस माइनस 1%, जी प्लस माइनस 2%, जे प्लस माइनस 5%, के प्लस माइनस 10% और एम प्लस माइनस 20%, ठीक है, ओके। ताप गुणांक हमें कभी पूछा नहीं है, हमें पिछले 2018 टेक्निकल हेल्पर में एक सवाल पूछा था, कि 2 सवाल पूछे थे, छठा बैंड किसको रिप्रेजेंट करता है, ताप गुणांक को, फिर उसी एग्जाम में एक और सवाल आया था, ताप गुणांक को कौन सा बैंड दर्शाता है, छठा बैंड, यहीं तक उत्तर, और कुछ नहीं पूछा। अब मैं इसकी वैल्यू भी लिखा देता हूं, ये हमारे पास होती है 100 ppm, यानी कि पॉइंट पर मिलियन प्रति केल्विन, ये हमारे पास आती है 50 ppm पर केल्विन, अगला हमारे पास होता है 15 और 25, ये बिल्कुल होता ही नहीं, कई जगह 20 लिखते हैं लेकिन होता नहीं है, ये हमारे पास होता है 10 ppm पर केल्विन, और ये होता है 5 ppm
पर केल्विन, यानी कि लास्ट का छठा बैंड बताएगा तो ये बताएगा कि कितने तापमान को सहन कर सकता है नमी के साथ में भी, तो पॉइंट पर मिलियन में आ जाता है ये। और आपको इंपॉर्टेंटली 10 और 5 पहली बात तो पूछा तो है नहीं अभी तक, तो पूछेगा क्योंकि ये तो पूछ ही चुका ना भाई, ताप गुणा कौन सा बैंड दर्शाता है, छठा बैंड, तो ये भी तो पूछ ही सकता है। अब बच्चा बात क्या उनके पास ये है, इन कोड वो पूछ रही है, सहनशीलता पहले पूछ रहे थे, गुणा और अंक आए थे, अब बच्चे क्या नहीं उनके पास नया सवाल बनाने के लिए गुंजाइश है नहीं है, क्योंकि ये कोड नहीं पूछ सकते तो कोड में गुंजाइश थी, पिछली बार कोड भी पूछ लिया, अब गुंजाइश बची है। और इनमें ये आपको याद रखना चाहिए 100, 50, 10 और 5 करो टेबल नोट। अब ये है प्योर पूरी टेबल, लिखो लिखो, ऐसे क्या नींद आ रही है, आनी नहीं चाहिए। अब घर जाके प्रतिरोध के सवाल पे सवाल करते जाओ करते जाओ करते जाओ, रुकना नहीं है। सबसे आप जितना ज्यादा प्रतिरोध को पहले तवज्जो दोगे उतना ही जल्दी चांसेस है आप ट्रैक पर आ जाओगे। फिर हम पढ़ेंगे प्रारंभिक विद्युत, फिर पढ़ेंगे डीसी थ्योरी, उससे और सबसे ज्यादा चांसेस है कि आपको चीजें हैं जो पकड़ में आने लग जाएगी। जब आपकी चीजें पकड़ में आने लग जाएगी तभी तो आगे का पढ़ने का मजा आएगा, नहीं तो क्या मजा आएगा। क्लियर, लिख दिया, अरे जल्दी करो भाई। हाँ जी हाँ, पीपीएम पार्टिकल पर मिलियन है, कितने पार्टिकल्स है 10 लाख में से, ये बताता है जो हमारे पास तापमान को सहन करने की क्षमता, ताप गुणा को रिप्रेजेंट करने का गुण होता है। ट्रांसफार्मर के तेल का होता है 50 पीपीएम, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, ट्रांसफार्मर तेल की नमी को कितने तापमान तक सहन कर सकता है वो। चलो अब मैं देता हूँ सवाल, अब हो गए लॉजिक पूरे। क्वेश्चन लिखते हैं, पीला, हरा, लाल और सुनहरा, यही है भाई कलर, चार कलर दिए। अब ध्यान से देख लो, एक सवाल मैं करवा देता हूँ फिर आपको खुद को ही करना है। जब आपको चार कलर दिए हैं तो चार बैंड हुआ, चार बैंड में स्टार्टिंग के दो बैंड हमारे पास किसके बारे में बताएंगे भाई, अंक के बारे में। तीसरा बैंड क्या बताएगा भाई, गुणांक। और चौथा बैंड हमारे पास क्या बताएगा, सहनशीलता। चौथा बैंड क्या बताएगा, सहनशीलता। ठीक है, तो पहला दूसरा तो है अंक, तीसरा क्या बताएगा गुणा, और चौथा क्या बताएगा सहनशीलता। ठीक है, अब देखो पीला, हरा, लाल, सुनहरा, ऐसा होता है ना। ओके, पीले का क्या होगा कोड, हरे का क्या होगा, लाल का क्या होगा, सुनहरा का क्या होगा, ये देख लेते हैं। पीला का कोड कितना है, चार है क्या, हरा का कितना है, 5, लाल का गुणा हो गया 10 की घात 2, और सुनहरा का टोलरेंस है प्लस माइनस का 5%। ये तो मैंने लिखी। अब देखो पहला अंक कौन सा है, 4, दूसरा अंक क्या है 5, अंक को तो एज इट इज लिखो, गुणांक है तो गुणा करके लिखो, गुणांक को किस में लिखोगे, गुणा में। 10 की घात कितना लिख दिया 2, ओ, प्लस माइनस कितना प्रतिशत है भाई 5, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 45 है इंटू 10 की घात 2 का मतलब क्या हो गया भाई 4500 ओम, प्लस माइनस कितना परसेंट हो गया भाई 5, ये भी सही है। तीन संख्या छोड़ के दशमलव लगाते हैं क्या बन जाएगा, किलो। यदि मैं ये तीन संख्या छोड़ के दशमलव लगाऊंगा क्या बन जाएगा, किलो। 4.5 किलो ओम, प्लस माइनस कितना परसेंट है भाई 5, कोई दिक्कत है क्या। अब तो ये समझ में आया नहीं आया, ऑप्शन वाला ये ऑप्शन दे चाहिए, दे चाहिए, एक ही बात है, करो नोट। 4 5 अंक है, तो फर्स्ट अंक पहली जगह, दूसरा अंक दूसरी जगह, इनको गुणा नहीं करना है, गुणा है वही गुणा होगा, अंक का मतलब सीधा सीधा रखना है।
के कहां से यहाँ, तीन संख्या छोड़ के तुम लगोगे क्या बनेगा, किलो, किलो मतलब हजार। मैं कहूँ 4,500, 4.5 के मतलब 4,500, 4,500 45 होता है, नहीं होता है, वही तुम बताया। तीन संख्या छोड़ के 10 लोग लगोगे क्या बन जाएगा, किलो। छह संख्या छोड़ के लगोगे क्या बनता है, मेगा, क्योंकि किलो होता है 10 की घात 3,000 होता है, मेगा होता है 10 लाख, 10 की घात 6। हो गया भाई। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, आप उसका उत्तर बताते जाना, अब मैं नहीं बताऊंगा। नीला, बैंगनी, हरा, चमकीला, भूरा, नारंगी, लाल, पहला। ओके, बाकी सभी निकालो भाई। ठीक है भाई, नीला, बैंगनी, हरा, चमकीला, भूरा, नारंगी, लाल, ये है। अगला देखते हैं। नीला का भाई कोड कितना है, बोलो, 6। बैंगनी का 7, हरा का, अब 4 बैंड है तो 10 की घात 5 हो गया भाई। चमकीला प्लस माइनस कितना परसेंट है, 10। ठीक, तो आप लिखेंगे 6 7 इंटू 10 to the power 5 ओम प्लस माइनस कितना प्रतिशत है, 10। यानी कि 67 के आगे जीरो कितना आएंगे, 5, आगे 5 जीरो, प्लस माइनस कितना परसेंट है, 10। ठीक है, तीन छोड़े जीरो तो हमारे पास क्या बन जाता है भाई, किलो। तो हमारे पास क्या 6 7 0 0, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, किलो। प्लस माइनस कितना परसेंट है, 10। तीन छोड़ते हैं तो किलो बढ़ता है, 6 छोड़ते हैं तो क्या बढ़ता है, मेगा। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 6.7 मेगा ओम, प्लस माइनस कितना प्रतिशत है, 10। सारी कड़काड़ी समझ आई नहीं आई? कैसे कैसे लिखा जाता है, यही हुआ। आपके 37 होते, 67 थे कि 37 थे, तो ये आपने नीला का कोड गड़बड़ कर दिया है, कोई नहीं। ठीक है, अब अगला लेते हैं। भूरा का कोड कितना है, नारंगी का कोड कितना है, 3। लाल का कोड क्या हो जाएगा, गुणा करेगा नहीं आएगा, 10 की घात। तो आप इसको क्या लिखोगे, 13 गुणा 10 की घात 2 ओम। टोलरेंस नहीं है तो प्लस माइनस क्या लिखोगे, 20%। ठीक, इसका मतलब ये हुआ 1300 ओम प्लस माइनस कितना परसेंट है भाई, 20%। ये हुआ नहीं हुआ, यहाँ फिर आप कह दो 1.3 किलो ओम प्लस माइनस कितना परसेंट है, 20। आया नहीं लॉजिक समझ में, बस बस कर लो, नोट करो। लिख लो, ठीक है। अगला है लाल, पीला, काला, सुनहरा, बैंगनी। बहुत गजब सवाल हो गया।
हो गया भाई। लाल, पीला, काला, सुनहरा, बैंगनी। अच्छा अब आप मुझे बताओ कि लाल है उसका कोड कितना है 2, पीला का 4, काला का 0। अच्छा इसमें क्यों 5 बैंड है तो 3 अंक आएंगे। चौथा है जो गुणा है, सुनहरा का गुणा कितना 10 की घात -1, और बैंगनी का टोलरेंस कितना है प्लस माइनस 1 नहीं है 0.1। एक में 0.1 में फर्क है ना भाई। एक तो है हमारे पास भूरा का, लाल का 2 है कि नहीं भाई? ठीक है। अब इसको लिखना है तो 3 अंक सीधे सीधे लिखो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक। अब आएगा गुणा 10 की घात -1 प्लस माइनस कितना हो गया भाई 0.1%। सही बात है। ये ओम निशान लगा दो, 10 की घात -1 का मतलब 0.1, तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, पीछे क्या बचेगा 24 ओम प्लस माइनस 0.1%। ये किस किस को उतराया आपका यहाँ तक, यहाँ तक कौन से। ठीक है ओके, तो फाइनल तो ये हुआ ना। अगला देखते हैं, अगला कितना बैंड है 4 बैंड। 4 बैंड में अंक कितना होते हैं 2, तीसरा गुणा कर चौथा सेंसिटिव। लाल का अंक कितना है 2, दूसरा का अंक कितना है 8 है क्या है। भूरा का कोड कितना है भाई गुणा में 10 की घात 1, चमकीला कितना होता है प्लस माइनस 10%। तो बताओ क्या लिखोगे 2 8 गुणा 10 की घात 1 ओम प्लस माइनस कितना प्रतिशत है भाई 10, बराबर 280 ओम प्लस माइनस कितना प्रतिशत है 10। ठीक है, अब 280 ओम में प्लस माइनस कितना परसेंट है 10%। इसको आगे बढ़ाते हैं, 10% को कम ज्यादा करते हैं, मतलब 10% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो आपको पूछे इसमें अधिकतम मान कितना आएगा, ये भी एक सवाल है भाई। अधिकतम कितना आएगा, अधिकतम आएगा 280 प्लस 10%। 280 प्लस कितना परसेंट है 10। आप बताओ 280 का 10% होता कितना है 28। बताओ कितना आया भाई 308। अधिकतम मान कितना आया, अधिकतम तो ये ना प्लस का 10 है। और पूछे न्यूनतम मान कितना है, न्यूनतम मान कितना, तो आप कहेंगे 280 माइनस का कितना परसेंट करोगे 10। तो 280 में से 10% घटाओगे, 280 का 10% होता है कितना 28, 28 घटाओगे कितना आएगा भाई 252 आएगा क्या, 252 आएगा। बताओ सही है कि नहीं है। ओके लिखो, इसमें जितने भी प्रकार से हैं, आपको रंग देके पूछेंगे वो सारा करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब आपको मान देके रंग पूछ सकता है, वो करवा देते हैं एक दो। हो गया भाई। दो और दे देता हूं। क्वेश्चन है 47 किलो ओम प्लस माइनस 5%, 4 बैंड है। कितना बैंड है भाई 4 बैंड। एक तो ये दे दिया, एक में अगला और क्वेश्चन दे देता हूं 5 मेगा ओम प्लस माइनस 10%, और इसमें भी ये कह रहा है 4 बैंड है। और 4 बैंड जो कह रहा है ये भी बता रहा है सारे ऑप्शन में पहला रंग हरा है। चलो अब देखो मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देख लो। ये 47 किलो ओम है तो इसको आप कैसे लिखोगे भाई 4 7 किलो का मतलब 10 की घात कितना है भाई 3 ओम प्लस माइनस कितना परसेंट है भाई 5%। कितना बैंड है 4 बैंड। 4 का मतलब कौन सा रंग आया, हरा का या पीला, या पीला। 7 का मतलब कौन सा आता है बैंगनी, 7 का मतलब आता है बैंगनी। 3 का मतलब आता है नारंगी, नारंगी आता है, नारंगी आता है। और प्लस माइनस 5% का मतलब है सुनहरा। बताओ उत्तर हो गया नहीं हो गया। अब की बार मान देके रंग पूछ लिया। अब 5 मेगा ओम दिया हुआ है, 5 मेगा ओम का मतलब हो गया 5 गुणा 10 की घात 6 ओम प्लस माइनस कितना परसेंट है 10। 4 बैंड में अंक कितना होता है 2, और मेरे पास तो अभी केवल 5 है, तो अंक है कितना 1। ये तो चलेगा नहीं ना, अंक कितना चाहिए 2, 2 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा 5 तो 5 है, इधर 0 और कर दूंगा, तो 10 की घात 6 की जगह ये 10 की घात क्या बन गया 5। बताओ सही हुआ नहीं हुआ भाई। 5 गुणा 10 की घात 6 यानी 5 के आगे 6 जीरो, 50 गुणा 10 की घात 5 यानी 50 के आगे 5 जीरो, बराबर तो बात है। और मुझे ये 5 का 50 क्यों करना पड़ा, क्योंकि मुझे अंक कितना चाहिए कम से कम 2, अंक तो 2 चाहिए नहीं चाहिए। 4 बैंड में अंक कितना होते हैं 2। अब बताओ पहला कौन सा है भाई आपके पास 5 है तो हरा, दूसरा 0 है तो कौन सा रहेगा काला, अगला 5 है 10 की घात 5 है तो अगला कौन सा आएगा हरा, और अगला 10% क्या आएगा चमकीला। ये लो हो गया। हाँ वो वैसे या तो 4 बैंड दे देंगे या ऑप्शन में केवल 4 ही नाम दिए तो 4 बैंड हो गए। आपको पता चल जाएगा कितना बैंड है, वो आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, वो कंफ्यूजन फिर कहूंगा हरा काला काला पीला चमकीला। 5 बैंड में रंग चेंज हो गए नहीं हो गए, तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा कुछ नहीं देगा, ऑप्शन से पता चलेगा दिखेगा ये ध्यान रखना। और हमने 5 को 50 बदलना जरूरी हो गया, 5 को 5। हाँ अच्छा अब पहले 0 लगा देता, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया, तो मैंने कहा पहला रंग हरा आएगा। सवाल स्टार्ट होने से पहले बताया मैंने, क्यों बताया, क्योंकि पहले आप 0 लगा सकते थे, मैंने गुंजाइश बंद की। आप क्या करते हैं, इसको आप ये कहते हैं 0.5 गुणा 10 की घात 6 ओ प्लस माइनस 10%। अब बताओ ये कर सकते हो नहीं कर सकते, कर सकते हैं नहीं रहा मान से में, लेकिन अब पहला रंग काला हो गया, हरा नहीं है। और मैंने ये कहा था कि पहला रंग क्या आएगा, सवाल स्टार्टिंग बताया था, मुझे पता था ये लॉजिक बनता है। लगते दोनों है लेकिन ऑप्शन देना पड़ेगा। ऑप्शन में जब सभी में पहला रंग हरा दिया है तो हमें कौन सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, हरा का। दोनों आ नहीं सकता, वो भी तो पढ़ा लिखा है। आप मुझे बताओ कि 4 गुणा 3 12 होता है तो 12 ही आएगा ना। कभी आपने ऐसा देखा क्या कि भाई ऑप्शन में 12 भी दे दिया और 120 बट्टा 10 भी दिया, दोनों देगा क्या कभी, क्यों देगा, उसको पता है ये भी 12 ये भी 12, दोनों कभी नहीं दे सकते ना, कभी उसको भी पता है कौन से जो सवाल बनाता है ना, ऐसा नहीं देता। ठीक है भाई, ये हो गया पूरा। कल हम पढ़ेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके सवाल ज्यादा गहरे बड़े न्यूमेरिकल सवाल, इनके करके आप सवाल सारे